afternoon to all of you. So friends, today I am going to discuss our new topic means एक नया सब्जेक्ट ही है GST के बारे में हम डिस्कस करेंगे. So this video is going to help for those students who is going to appear for their GST exam like BCom third year, Delhi University and Jamia Millia Islamia. So my focus is to help those students who is going to appear for GST examination during this lockdown. So I'm sure that this video is going to help them for their better preparation. So guys, I'm going to discuss about concept of supply. Concept of supply अंडर GST. यहाँ पर हमको सप्लाई पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब भी हम किसी टैक्स की बात करते हैं, चाहे वो हमारा डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें और चाहे हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, हमको इम्पोर्टेंट होता है कि इन दोनों ही केस में समझना कि टैक्सेबल इवेंट क्या है. तो फ्रेंड्स, टैक्सेबल इवेंट एक ऐसा इवेंट है जिसके होने पर हमारी टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाती है. टैक्सेबल इवेंट इज अ इवेंट द हैपनिंग ऑफ विच डिटरमिन्स द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन एसएससी. डायरेक्ट टैक्स की जब हम बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स में जो टैक्सेबल इवेंट है वो हमारा होता है इनकम अर्न, इनकम एक्रूड और अर्न. जब भी हम इनकम एक्रू या अर्न की बात करते हैं या रिसीव की बात करते हैं तो वो हमारा एक टैक्सेबल इवेंट होता है. लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की जब हम बात करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स में जो हमारा प्री जीएसटी एरा था, तो उस केस में जब हम उसकी सर्विस टैक्स की बात करते थे तो सर्विस टैक्स में प्रोविजन ऑफ सर्विसेज मतलब जो हमने सर्विस प्रोवाइड की है तो दैट वुड बी द टैक्सेबल इवेंट. जब हम वैट की बात करते थे तो वैट में हम देखते थे वैल्यू एडेड टैक्स में जब हम क्या कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग होता था, कोई मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स होता था, ठीक है, मैन्युफैक्चर के केस में हम वैट देते थे. सेल्स टैक्स जब हम देते थे, सेल्स टैक्स तो सेल्स टैक्स में जो हमारा जो सेल्स होती है, सेल्स के टाइम पे दिस इज द टैक्सेबल इवेंट, हमारा ये टैक्सेबल इवेंट होता था. लेकिन जब हम जीएसटी की बात करेंगे तो जीएसटी के केस में हमारा जो सप्लाई है ये हमारा टैक्सेबल इवेंट होगा. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि टैक्स जो हमारी लायबिलिटी अराइज होगी वो कब अराइज होगी? जब हम सप्लाई करेंगे. अच्छा, जब प्री जीएसटी एरा था तो उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की अलग बात करते थे, सेल्स सर्विसेज की अलग बात करते थे, वैल्यू एडेड टैक्स की अलग बात करते थे. लेकिन क्योंकि जीएसटी की बात है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो यहाँ पर हम सप्लाई में इंक्लूड करेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज. इसका क्या मतलब है कि इसमें हम सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात हम दोनों ही करेंगे. तो जो हमारा टैक्सेबल इवेंट होगा वो क्या होगा कि जब हमारी सप्लाई होगी तो सप्लाई ही हमारा क्या है, वो टैक्सेबल इवेंट है. तो इसीलिए फ्रेंड्स, सप्लाई को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि सप्लाई कैसे होगी, क्या होगी. तो जब भी हम सप्लाई की बात करेंगे तो सप्लाई के लिए हमारे पास कुछ सेक्शंस हैं. जब भी हम सप्लाई की बात करेंगे तो सप्लाई में हम कुछ सेक्शंस हैं. 3 चीज़ें पढ़ेंगे. एक तो पहली चीज़ है सेक्शन 7, दूसरी है शेड्यूल्स एंड तीसरा है सेक्शन 8. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें हम 2 सेक्शंस पढ़ेंगे, सेक्शन 7 और सेक्शन 8. इसके साथ ही साथ हम कुछ शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, उसको हम पढ़ेंगे. तो जो सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 डील्स विद द सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 डील्स विद द inclusive definition of the expression supply. तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 जो है that deals with the definition of supply.
डेफिनेशन ऑफ सप्लाई की सप्लाई क्या होगी, किन किन चीज़ों को हम सप्लाई में इंक्लूड करेंगे और किन किन चीज़ों को सप्लाई से हम एक्सक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि सप्लाई क्या, किन किन चीज़ों को हम सप्लाई में इंक्लूड करते हैं। तो द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी इसमें? इट इंक्लूड्स all forms of supply of goods or services, all forms of supply of goods and services, all forms of supply of goods and services, और both, या तो हम गुड्स की बात करें या सर्विसेज की बात करें या दोनों की ही बात हम करेंगे, ठीक है। तो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, such as sale, transfer, barter, exchange, ये सभी चीजें सप्लाई के दायरे में आती हैं। लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, तो इसका क्या मतलब है? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, मेड और एग्रीड। अब ये जो हम चीजें कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? मेड और agreed to be made for a consideration is important, इसको हम हाईलाइट करेंगे। consideration, made for a consideration by a person in the course or furtherance of business, ये इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है कि जो हम ये सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, ये सारी चीजें, ये जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, these activities should be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business। इसका क्या मतलब है कि हम उसको कंसिडरेशन के लिए करें। कंसिडरेशन कैन बी इन कैश और इन काइंड, जरूरी नहीं है कि हमारा कंसिडरेशन कैश में ही हो, इट कैन बी इन काइंड ऑल्सो, और बाय अ पर्सन का मतलब टैक्सेबल पर्सन है, जाहिर सी बात है, वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्सेबल पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब वो अपने बिजनेस में रहकर या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अगर ये सारी एक्टिविटीज करता है, देन ओनली इट विल बी अ सप्लाई। नाउ it also include import of services, for a consideration, whether or not in the course or furtherance of business, in course or furtherance of business, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई हमने यहाँ पे पहले डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया कि कंसिडरेशन होना ज़रूरी है और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना ज़रूरी है, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि भाई फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना ज़रूरी नहीं है। तो इन सच अ केस, अगर हम कोई सर्विसेज को इंपोर्ट करते हैं, अगर हम किसी सर्विस को इंपोर्ट करते हैं बाहर से, आउट ऑफ इंडिया इंपोर्ट करते हैं, तो उस केस में कंसिडरेशन होना इज इंपॉर्टेंट, वेदर दैट सर्विस इज फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट, इट इज इमैटेरियल।
इसका क्या मतलब है, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेकर के इसको डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। सपोज दैट कोई मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी जो कि लंदन में रहते हैं, मिस्टर बी जो कि लंदन में रहते हैं, इनसे इसने कोई आर्किटेक्चर सर्विस ली है, आर्किटेक्ट सर्विस ली है अपने घर के लिए, इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए इन्होंने सर्विस ली है। तो इन दिस केस मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई कंसिडरेशन दिया होगा, क्योंकि मिस्टर ए जो है मिस्टर बी से कोई सर्विस इसने इंपोर्ट किया है, तो डेफिनेटली उसने कोई कंसिडरेशन दिया होगा, बिकॉज दे आर नॉट अ रिलेटेड पर्सन और वो सर्विस प्रोवाइडर है बी, ठीक है। तो कोई कंसिडरेशन दिया होगा या इधर इन कैश और इन काइंड। बट मिस्टर ए ने वो जो सर्विस ली है वो अपने पर्सनल हाउस के इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए ली है। इसका क्या मतलब है, दैट इज नॉट फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सो इट मीन्स दैट इन केस ऑफ इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, वहां पर अगर हम कोई सर्विस को इम्पोर्ट करते हैं तो इन दैट केस कंसिडरेशन इज इंपॉर्टेंट, वेदर इट इज मेड फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट। वहां पे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो भी सकता है, वो अपने बिजनेस के लिए लिए, तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए हो, वो अपने पर्सनल घर के लिए भी ले सकता है, अपने पर्सनल पर्पस के लिए भी ले सकता है। बट दिस सेक्शन मीन्स दिस सिचुएशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। जब हम सर्विस को बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उस केस में ही हमारा क्या है, कंसिडरेशन होना इंपॉर्टेंट है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये तो पॉइंट बी था ना। पॉइंट सी क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, द एक्टिविटीज specified in schedule 1 made or agreed to be made without a consideration, अब ये क्या प्रॉब्लम है भाई, पहले मैंने कहा सेक्शन बी पार्ट में मैंने कहा कि भाई कंसिडरेशन होना जरूरी है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि शेड्यूल 1 में हैं। अभी हम शेड्यूल 1 डिस्कस करेंगे कि शेड्यूल 1 क्या है। तो शेड्यूल 1 में कुछ एक्टिविटीज ऐसी दी हैं जिनमें कंसिडरेशन होना इज नॉट इंपॉर्टेंट, कंसिडरेशन है नहीं है, दैट इज इमैटेरियल, बट that should be for furtherance of business, इसका क्या मतलब है कि वो बिजनेस के फर्दरेंस के लिए होना चाहिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, पहले तो मैंने कहा, पहले पार्ट में मैंने डिस्कस किया कि भाई जो सप्लाई होगी वहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होनी चाहिए, जहां पे कंसिडरेशन होना चाहिए और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस दोनों ही होना चाहिए। फिर बी पार्ट में मैंने डिस्कस किया कि इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वहां पर कंसिडरेशन होना इज इंपॉर्टेंट, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना इज नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन पार्ट सी में मैंने डिस्कस किया कि शेड्यूल 1 में कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि वहां पे स्पेसिफाइड हैं, उसमें कंसिडरेशन होना इज नॉट इंपॉर्टेंट, कंसिडरेशन है नहीं है, हो सकता है वो रिलेटेड पर्सन से हो, ठीक है, तो वहां पर कंसिडरेशन हो भी सकता है, कंसिडरेशन नहीं भी हो सकता है, सो इट इज इमैटेरियल, बट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना इज इंपॉर्टेंट। तो अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वहां पर है तो वो सप्लाई हम उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, सप्लाई था, कि सप्लाई में क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। नाउ अब हमारा है द एक्सप्रेशन सप्लाई एक्सक्लूड्स, इट एक्सक्लूड्स activities or transactions specified in schedule 3rd, activities or transactions specified in schedule 3rd। शेड्यूल 3rd में कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनको हमने वहां पर स्पेसिफाई किया है कि भाई ये एक्टिविटीज हैं
जो कि सप्लाई के दायरे में नहीं आती हैं, दे डोंट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। तो जब वो सप्लाई की डेफिनेशन में ही नहीं आती हैं तो उन पर कोई तरह का किसी भी तरह का जीएसटी वहां पर एप्लीकेबल नहीं है। नाउ सच एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि टाइम टू टाइम कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट चाहते हैं कि भाई इसको इंक्लूड नहीं करना है, तो उनको भी वो क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं विद नोटिफिकेशन, मतलब वो अपने नोटिफिकेशन के थ्रू, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल बॉडी इन विच दे इंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। तो कुछ एक्टिविटीज ट्रांजैक्शंस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर लोकल अथॉरिटी, तो सच एक्टिविटीज भी हमारे क्या हैं, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सप्लाई, ठीक है। अच्छा, अब गुड्स की जो हम बात करते हैं, गुड्स में क्या क्या चीज इंक्लूड करेंगे, गुड्स इंक्लूड all type of movable goods। इसका क्या मतलब है कि गुड्स की डेफिनेशन में हम सभी तरह के मूवेबल गुड्स को इंक्लूड करेंगे। जब हमने मूवेबल गुड्स की बात की तो इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारे इमूवेबल गुड्स हैं, जैसे कि हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है, जैसे कि हमारे और भी कोई अदर इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, इमूवेबल गुड्स हैं, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द अंडर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। तो इसी तरह मैंने कहा कि गुड्स इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ मूवेबल गुड्स एक्सेप्ट, अब ठीक है, मैंने सारे मूवेबल गुड्स को इंक्लूड कर दिया है एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज। इसका क्या मतलब है कि हम मनी और सिक्योरिटीज को इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑल्दो ये भी मूवेबल है और ये भी मूवेबल है, लेकिन इन दोनों को ही हम क्या करेंगे, गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम सिक्योरिटीज या शेयर्स, डिबेंचर्स या उसमें हम डील करते हैं तो उसमें हमारा एक अलग तरह का टैक्स होता है जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये चीज हमने इनकम टैक्स में डिस्कस किया हुआ है, जब आप हमारी पुरानी वीडियोस देखेंगे इनकम टैक्स के, जिसमें कैपिटल गेन में हमने डिस्कस किया है, तो जब हम शेयर्स और डिबेंचर्स की बात करते हैं तो उस पर हमारा एक ऑलरेडी एक अलग तरीके का टैक्स होता है जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, वो हमारा पेड होता है। तो इसीलिए हम गुड्स की डेफिनेशन में मनी और सिक्योरिटीज को इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो मनी में होते हैं लेकिन उसको हम जीएसटी के दायरे में लेकर के आते हैं, जैसे एक्सचेंज सर्विसेज हैं। सपोज दैट मैं यहां से इंडिया से जाता हूं यूएस घूमने या दुबई घूमने जाता हूं, यूएई घूमने जाता हूं, कहीं भी जाता हूं, तो मैंने अपनी इंडियन करेंसी को मैंने डॉलर में कन्वर्ट किया है, तो दैट इज अ ट्रांजैक्शन, इंडियन रुपीज कन्वर्टेड इनटू डॉलर। तो यहां पर जो कन्वर्जन में जो कन्वर्जन, सपोज दैट कन्वर्जन है, तो कन्वर्जन के लिए कुछ कमीशन होगा, कुछ उसके चार्जेस होंगे, तो वो जो चार्जेस होंगे अलग से, वो चार्जेस हमारे जीएसटी के दायरे में आएंगे, उस पर हमें जीएसटी चार्ज करना होगा। तो मनी तो इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन मनी, अगर हम मनी को एक्सचेंज करते हैं या इसी तरह के से कोई और सर्विसेज हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं, तो उस पर हमारा क्या है, जीएसटी चार्ज होगा, वो हमारे जीएसटी के दायरे में आते हैं। तो ये हमारा क्या था, गुड्स की डेफिनेशन थी कि गुड्स में हमारे क्या क्या चीजें इंक्लूड होते हैं। नाउ हमने डिस्कस किया था कि भाई सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, ठीक है, तो ये हमको ज्यादा डीप डिस्कस नहीं करना है। सेल में सबको पता है सेल में क्या होता है, सेल में हम द एक्ट ऑफ सेलिंग, स्पेसिफिकली द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप करते हैं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, द एक्ट ऑफ सेलिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप of and title of property from one person to another person for a price। इसी तरह से ट्रांसफर भी हमारा मोर और लेस सेल की तरह है, टू मूव समथिंग और समथिंग फ्रॉम वन प्लेस, व्हीकल, पर्सन और ग्रुप टू अनदर, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह या
मेक समथिंग द लीगल प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन, अपनी लीगल प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर कर देना, किसी दूसरे पर्सन के की उसको लीगल प्रॉपर्टी बना देना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर। फिर उसके बाद है बार्टर। बार्टर सिस्टम सबको पता है, बहुत पहले हुआ करता था। सी टू सी जिसको हम बोलते हैं कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। सी टू सी वहाँ पे हम गुड्स के बदले गुड्स या कोई एक्ट ऑफ गिविंग समथिंग टू समवन एंड देन गिविंग यू समथिंग एल्स, मतलब कि हमने किसी को कुछ दिया, उसके बदले हमने उसको कुछ दिया गुड्स में ही, यहाँ पे मनी इन्वॉल्व नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। उसी तरह से एक्सचेंज है। एक्सचेंज भी क्या है कि एक गुड्स के बदले में हमने दूसरा गुड्स एक्सचेंज किया है। द एक्ट ऑफ गिविंग समथिंग टू समवन एंड देन गिविंग यू समथिंग एल्स। उसी तरह से लाइसेंस है। लाइसेंस है, लाइसेंस में टू गिव समवन ऑफिशियल परमिशन टू डू और हैव समथिंग। इसका क्या मतलब है? आई एम अलाउइंग समथिंग, आई एम गिविंग ऑफिशियल परमिशन टू समवन टू यूज समथिंग, ठीक है, वो लाइसेंसिंग होती है। जैसे कि हम क्या कहते हैं कि लाइसेंस ग्रांट करते हैं, किसी फ्रेंचाइजी करते हैं या कोई अपना नाम अपने ब्रांड को यूज करने के लिए हम उसको लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं, तो आई एम ऑफिशियली ग्रांटिंग द परमिशन टू यूज दैट पर्टिकुलर थिंग। उसी तरह से रेंटल है। रेंटल सबको पता है, रेंटल में क्या करते हैं? एन अरेंजमेंट टू रेंट समथिंग और द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू पे टू रेंट समथिंग। रेंट, हम कोई चीज़ रेंट पर देते हैं रेंटल के में, कोई उसको यूज़ करने के लिए अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ सम मनी। उसके बाद लीज। लीज भी एक तरीके का रेंटल के ही तरह है। लीज में अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पर्सन कन्वेज रियल इस्टेट, इक्विपमेंट और फैसिलिटीज फॉर अ स्पेसिफाइड टर्म एंड फॉर अ स्पेसिफाइड रेंट। लीज में क्या है कि स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए होता है कि भाई 10 साल, 4 साल, 5 साल जो भी है, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए हम उसको क्या करते हैं, उसको हम अपनी प्रॉपर्टी को या अपनी मशीनरी को यूज करने की परमिशन देते हैं अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड रेंट। डिस्पोजल में क्या है? डिस्पोज करना। डिस्पोजल, डिस्पोजल में हम डिस्पोज करते हैं द एक्ट ऑफ गेटिंग रिड ऑफ समथिंग, किसी चीज से छुटकारा पाना, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजल। जैसे कोई कंपनी वाइंड अप हो रही है, वाइंड अप के केस में वो क्या करते हैं? अपनी असेट्स को डिस्पोज करते हैं शेयर होल्डर्स में, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डिस्पोजल। मतलब किसी चीज से छुटकारा पाना, उसको परमानेंटली डिस्पोज कर देना। तो ये सारी चीजें क्या हैं? हमारे सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड होती हैं। ओके, सो इसके बाद जो है, जो हमने डिस्कस करना है, वो हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का केस हमने डिस्कस कर लिया है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में हमारा कंसिडरेशन होना इज इंपॉर्टेंट। वहां पर कंसिडरेशन होना इंपॉर्टेंट है। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना इज नॉट इंपॉर्टेंट। इट मीन्स दैट, इसको ऑलरेडी मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बट फिर से मैं डिस्कस कर ले रहा हूं। द इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज शैल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज सप्लाई। The import of service shall also be treated as supply if such import is for a consideration. If such import is for a consideration, वो consideration के लिए है, whether or not for furtherance of business। मतलब furtherance of business है नहीं है, it is immaterial, लेकिन अगर वो consideration के against है तो उसको हम supply मानकर चलेंगे। मैंने एग्जाम्पल भी इसको डिस्कस किया हुआ था, मैं फिर से इसको डिस्कस नहीं करूंगा। नाउ सी पार्ट क्या है? एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। अब शेड्यूल 1 में जो इस एक्टिविटीज हैं, मेंशन हैं, उनको हम देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। तो एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। अब इस केस में क्या है कि उन एक्टिविटीज के लिए कंसिडरेशन, अभी तो मैं डिस्कस कर लेता हूं, फिर बाद में शेड्यूल 1 को डिस्कस करूंगा। तो उस केस में कंसिडरेशन होना इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना इज इंपॉर्टेंट। बट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना इज, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस शुड बी देयर। मतलब कि अगर उस सर्विसेज को या उस गुड्स को मैंने विदाउट कंसिडरेशन लिया है, बट दैट इज यूज्ड फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, या दैट सप्लाइज फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन दैट केस दैट विल बी ट्रीटेड एज योर सप्लाई, एंड देन वो हमारा टैक्सेबल इवेंट हो जाएगा और उस पर हमको क्या करना है? जीएसटी पे करना है। तो एज पर शेड्यूल 1, अब देखो भाई शेड्यूल 1 क्या है? तो एज पर
Schedule 1 of the CGST Act of the CGST Act of the CGST Act, the following activities are to be treated. The following activities are to be treated are to be treated as supply even if made without consideration but furtherance of business should be there तो पहला क्या है उसमें फर्स्ट इज परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ business assets where input tax credit, भाई ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में आगे. वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी या कोई फर्म या कोई कंपनी परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल करती है अपने बिजनेस असेट्स को, ठीक है, तो इन दैट केस और उस असेट्स पर उसने आईटीसी क्लेम किया है, तो वो जो ट्रांसफर है, इफ दैट ट्रांसफर हो सकता है वो अपने शेयर होल्डर्स को डिस्पोज कर रहे हो या अपने मेंबर्स को डिस्पोज कर रहा हो, तो अगर वो परमानेंट ट्रांसफर जो कर रहा है या डिस्पोजल जो कर रहा है, इफ दैट ट्रांसफर और डिस्पोजल इज विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि हो सकता है वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसने विदाउट एनी कंसिडरेशन, क्योंकि उसके शेयर होल्डर्स थे तो उसने मतलब कि उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, डिस्पोज कर दिया है, तो हो सकता है वो विदाउट कंसिडरेशन हो, या हो सकता है कंसिडरेशन भी वहां पर हो. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कंसिडरेशन होना वहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है. तो एनी काइंड ऑफ डिस्पोजल ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स मेड बाय एन एंटिटी ऑन परमानेंट बेसिस इवन दो विदाउट कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई. This clause is wide enough to cover all transfer of business assets for nil consideration, whether such transfer is from holding to subsidiary company. Means अगर कोई holding company अपने subsidiary company को कर रही है तो भी उसको हम supply मानेंगे. Business used to personal use or for the use of any other person. However, it is important to note that this provision would apply if input tax credit has been availed. इसका क्या मतलब है कि वहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वहां पर वो अवेल हुआ हो, मतलब कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा जो है वहां पर हमने उसको अवेल किया है, देन ओनली यहाँ पर जो है. अच्छा, यहाँ पे जो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की बात हमने की है, यहाँ पर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट. सॉरी, माई मिस्टेक, आई गॉट कंफ्यूज. फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. वहां पर कंसिडरेशन हो ना हो, बट दैट वुड बी योर सप्लाई, वो उसको हम सप्लाई मानकर चलेंगे, ठीक है. फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आगे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में है, वहां पर भी वो केस था कि कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए लेकिन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तो वो हम आगे अभी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय टैक्सेबल पर्सन के केस में उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है. तो इस केस में क्या है कि होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को विदाउट कंसिडरेशन जो है, सब्सिडरी कंपनी को जो है विदाउट कंसिडरेशन कोई असेट्स ट्रांसफर कर रही है, तो दैट वुड बी ट्रीटेड एज योर सप्लाई, ठीक है. फिर दूसरा इसी का दूसरा पार्ट है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स. इसका दूसरा है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड persons or distinct persons or distinct person. अब क्वेश्चन अराइजेस कि सर ये रिलेटेड पर्सन्स क्या हैं और डिस्टिंक्ट पर्सन्स क्या हैं, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी.
क्या कहते हैं कि रिलेटेड पर्सन्स क्या हैं सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 में, इसको हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सप्लाई बिटवीन, इफ एनी सप्लाई इज टेकिंग बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स और डिस्टिंक्ट पर्सन विदाउट कंसिडरेशन so that is treated as your supply. तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, तो इसका क्या मतलब है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ between related persons between related persons between distinct persons between distinct person क्या है, स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 25 क्या है। When made in the course or furtherance of business, यहां पे furtherance of business होना जरूरी है। When made in course or furtherance of business, made in course or furtherance of business, furtherance of business, ठीक है। Even with consideration or without consideration, it means that consideration is not important, shall be treated as supply, उसको हम क्या करेंगे, सप्लाई की तरह ट्रीट करेंगे, उसको हम सप्लाई मानेंगे। However, gifts not exceeding 50,000 in the value in financial year by an employer to an employee shall not be treated as supply of goods or services or both. इसका क्या मतलब है, गिफ्ट्स अप टू 50,000 नॉट एक्सीडिंग 50,000 इन वैल्यू जो है, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, दैट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सर्विसेज। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं भाई ये रिलेटेड पर्सन्स और डिस्टिंक्ट पर्सन्स क्या हैं। रिलेटेड पर्सन्स और डिस्टिंक्ट पर्सन्स क्या हैं, तो मीनिंग ऑफ टर्म रिलेटेड पर्सन इज एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 15। रिलेटेड पर्सन्स यहाँ पे देख लो, क्योंकि आगे बहुत रिलेटेड पर्सन्स की डेफिनेशन बार बार मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ रिलेटेड पर्सन्स और डिस्टिंक्ट पर्सन्स, क्योंकि आगे जा करके ये हमारे बहुत सारे प्रोविजंस में यूज हुआ है कि रिलेटेड पर्सन्स क्या हैं और डिस्टिंक्ट पर्सन्स क्या हैं। तो अब ये चीज़ मैं बार बार नहीं बताऊंगा, तो हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि रिलेटेड पर्सन्स क्या हैं और डिस्टिंक्ट पर्सन्स क्या हैं। तो यहाँ पर रिलेटेड पर्सन, सच पर्सन्स और ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस, मतलब कि जो वो पर्सन्स हैं, दे आर द ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। इसका क्या मतलब है, सपोज दैट कोई आर है, आर इज अ डायरेक्टर इन एक्स लिमिटेड, आर जो है वो हमारा डायरेक्टर है एक्स लिमिटेड में, एंड इज ऑल्सो अ डायरेक्टर इन वाई लिमिटेड, वो डायरेक्टर है वाई लिमिटेड में भी डायरेक्टर है। इन दिस केस एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड शैल बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पर्सन, क्योंकि आर जो है वो एक्स लिमिटेड में भी डायरेक्टर है और वाई लिमिटेड में भी डायरेक्टर है। तो इन दिस केस एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड शैल बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पर्सन्स। दूसरा क्या है, मैं इसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता चलूंगा। सच पर्सन्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स इन बिजनेस, लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स इन अ बिजनेस। सपोज दैट आर एंड जी, इसका एग्जाम्पल है, सपोज दैट आर एंड जी आर पार्टनर्स इन अ फर्म नेम्ड एज आर एंड जी एसोसिएट्स, मतलब आर एंड जी कोई है, वो कोई पार्टनरशिप फर्म है, सपोज दैट एबीसी एसोसिएट्स है या एबीसी कुछ फर्म है, ठीक है। इसमें क्या है, ये दोनों पार्टनर्स हैं आर एंड जी। इन दिस केस
आर एंड जी शैल बी ट्रीटेड एज, ये जो दोनों पार्टनर्स हैं, क्योंकि दोनों एक ही बिजनेस फर्म में पार्टनर्स हैं, तो ये दोनों ही पार्टनर्स क्या होंगे, आपस में रिलेटेड पर्सन्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे। नेक्स्ट है सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। नेक्स्ट हमारा क्या है, थर्ड, सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। इसका क्या मतलब है, सपोज दैट आर इन एन एम्प्लॉय ऑफ अ फर्म जी, इसका मतलब कोई आर है, वो किसी फर्म जो है जी है उसमें एम्प्लॉय है, इसमें क्या है, ये एम्प्लॉय है। जी एंड एसोसिएट्स कोई फर्म है, उसमें क्या है, ये एम्प्लॉय है। इन दिस केस जी एंड एसोसिएट्स एंड आर शैल बी ट्रीटेड, मतलब ये एम्प्लॉय और ये एम्प्लॉयर, ये दोनों ही आपस में क्या होंगे, रिलेटेड पर्सन्स, आरपी, रिलेटेड पर्सन्स होंगे। फोर्थ है एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्स, कंट्रोल्स और होल्ड्स 25% और मोर, 25% और मोर ऑफ वोटिंग राइट्स। इसका क्या मतलब है, एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्स, कंट्रोल्स और होल्ड्स 25% और मोर ऑफ वोटिंग राइट्स और शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम, ऑफ बोथ ऑफ देम, मतलब बोथ ऑफ देम का मतलब यहाँ कंपनी की बात है। सपोज दैट कोई आर है, ही होल्ड्स 40% शेयर्स, 40% शेयर्स, 40% शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, और उसी एक्स ने, और सॉरी आर है, he holds 40% of shares of X Limited, and the same person R holds 30% of shares of Y Limited, of Y Limited. So in this case X Limited and Y Limited shall also be treated as related persons। मतलब कि R ने मोर देन 25% शेयर्स एक्स के लिए रखे हैं और आर ने मोर देन 25% शेयर्स वाई के लिए रखे हैं, तो इन दिस केस एक्स एंड वाई जो है वो रिलेटेड पर्सन्स हैं। इसके अलावा आर और एक्स भी रिलेटेड पर्सन्स हैं, आर और वाई भी हमारे क्या हैं, रिलेटेड पर्सन्स हैं। इसका मतलब ये तीनों ही आपस में रिलेटेड पर्सन्स होंगे। ये रिलेटेड पर्सन्स आर एंड एक्स आर रिलेटेड पर्सन, आर एंड वाई आर रिलेटेड पर्सन, एंड एक्स एंड वाई आर ऑल्सो रिलेटेड पर्सन्स। फिर फिफ्थ है वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर, वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर, कंट्रोल्स द अदर। सपोज दैट इसमें क्या है, आर इज अ डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड एंड ऑल्सो इज अ वर्किंग पार्टनर ऑफ वाई एंड सन्स। यहाँ पे आर जो है सपोज दैट वो डायरेक्टर है एक्स लिमिटेड का, ठीक है, एंड ही इज अ वर्किंग पार्टनर ऑफ वाई, मतलब ये पार्टनर भी है वाई एंड सन्स में, ये कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसमें वो काम करता है, वर्किंग पार्टनर है। इन दिस केस आर एक्स लिमिटेड एंड वाई एंड सन्स शैल बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पर्सन। तो ये तीनों ही पहले केस की तरह तीनों ही आपस में क्या होंगे, रिलेटेड पर्सन्स होंगे, तीनों ही एक्स एंड वाई, एक्स लिमिटेड एंड वाई एंड सन्स, सॉरी ये हमारी पार्टनरशिप फर्म है, वाई एंड सन्स मतलब ये दोनों रिलेटेड पर्सन्स, आर एंड एक्स आर रिलेटेड पर्सन, आर एंड वाई आर ऑल्सो रिलेटेड पर्सन्स, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं, फिर उसके बाद और नेक्स्ट केस है, दे आर द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, दे आर द मेंबर्स ऑफ, they are the members of same family। सपोज दैट फादर एंड सन है, कजन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मीनिंग ऑफ फैमिली मीन्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 49 में एक्सप्लेन्ड है। फैमिली मीन्स स्पाउस एंड चिल्ड्रेन, मतलब अगर स्पाउस है तो वो हमारे फैमिली में आता है, चिल्ड्रेन है तो वो भी हमारे फैमिली में ही आएंगे, ठीक है। उसके अलावा पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं ऑफ द पर्सन इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेट पर्सन। तो ये जो हमने एक्सप्लेन किया, ये सारे केसेस जो थे वो रिलेटेड पर्सन्स के थे।
तो अगर कोई ट्रांजैक्शन रिलेटेड पर्सन के बीच में हो रहा है, वेदर फॉर कंसिडरेशन और फॉर विदाउट कंसिडरेशन, बट दैट शुड बी फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो दैट शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज योर सप्लाई. नाउ डिस्टिंक्ट पर्सन, what do you mean by distinct person? Distinct persons. Distinct persons is defined under section 25 subsection 4. Section 25 subsection 4. It means that a person who has obtained different GST numbers from the same PAN card. इसका क्या मतलब है? Suppose that a person who has obtained or is required to obtain more than one registration, whether in one state or more than one state, in respect of each such registration be treated as distinct persons for the purpose of this act. इसका क्या मतलब है? Suppose that मेरे एक ही स्टेट में, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, तो मेरे महाराष्ट्र में ही 2-3 सेगमेंट्स हैं बिजनेस के. टेक्सटाइल का अलग क्या कहते हैं बिजनेस है मेरा, ट्रांसपोर्टेशन का अलग बिजनेस है मेरा, उसके बाद क्या कहते हैं कि टेली कम्युनिकेशन का अलग बिजनेस है मेरा. तो इन अलग अलग बिजनेसेस के लिए जो मुझे अलग अलग जीएसटी नंबर एक्वायर करने का मतलब क्या है? रजिस्ट्रेशन लेना. तो अलग अलग बिजनेस के लिए एक ही स्टेट में डिफरेंट बिजनेस के लिए हमको डिफरेंट जीएसटी नंबर्स एक्वायर करना है एक ही पैन कार्ड पर, या अलग अलग स्टेट में. सपोज दैट अगर हमारा एक ही बिजनेस है लेकिन वो अलग अलग स्टेट्स में है, महाराष्ट्र में भी है, दिल्ली में भी है, फिर क्या कहते हैं कि यूपी में भी है, तो अलग अलग स्टेट्स में सेम बिजनेस के लिए भी हमको अलग अलग स्टेट में क्या करना है? अलग अलग जीएसटी नंबर लेना है. बट पैन कार्ड तो क्योंकि एक ही होगा भाई, पर्सन एक है तो पैन कार्ड भी एक ही होगा. ठीक है, तो इन दैट केस ऑल्सो हमारा क्या है कि वो पैन कार्ड तो एक ही है लेकिन जीएसटी नंबर अलग अलग हैं. तो उस केस में ये जो पर्सन्स होंगे आपस में, ये डिस्टिंक्ट पर्सन्स कहलाएंगे, एक ही पर्सन नहीं कहलाएंगे. पैन तो सेम है लेकिन क्योंकि जीएसटी नंबर अलग अलग है तो क्या कहलाएंगे? अलग डिस्टिंक्ट पर्सन्स कहलाएंगे. ठीक है, तो यहां पर हमने इसकी बात की, रिलेटेड पर्सन्स और डिस्टिंक्ट पर्सन्स की बात की है. उसके बाद हम बात करेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट. 2 केसेस हमने डिस्कस किए. पहले केस में हमने डिस्पोजल ऑफ असेट्स डिस्कस किया, दूसरे केस में मैंने रिलेटेड पर्सन्स और डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में डिस्कस किया. तीसरा केस क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स. सप्लाई ऑफ गुड्स किनके थ्रू? बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, where the agent undertakes to supply such goods on behalf of the principal. मतलब कि ये जो एजेंट है, he is making supply on behalf of this principal, or the supply of goods by an agent to his principal. मतलब पहले केस में प्रिंसिपल ने सप्लाई किया है गुड्स एजेंट को, और दूसरे केस में एजेंट ने सप्लाई किया है गुड्स प्रिंसिपल को, वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. इसका क्या मतलब है कि एजेंट ने किसी से गुड्स रिसीव किया है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, और फिर उस गुड्स को प्रिंसिपल को ट्रांसफर कर रहा है, सप्लाई कर रहा है. ठीक है, या प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया है फर्दर उसको सप्लाई करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल. तो इन दिस केस ऑल्सो वो हम उसको क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे. विदाउट कंसिडरेशन भी उसको हम क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल जो दे रहा है एजेंट को वो विदाउट कंसिडरेशन ही होगा. ये एजेंट दे रहा है प्रिंसिपल को तो वो भी विदाउट कंसिडरेशन होगा. तो यहाँ पर कंसिडरेशन तो नहीं है, एब्सेंट है कंसिडरेशन इज नॉट देयर, बट स्टिल दिस इज योर सप्लाई. ठीक है, तो ये शेड्यूल 1 में है, शेड्यूल 1 में हमारा मेंशन्ड है. और फोर्थ केस क्या है?
फोर्थ केस है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ टैक्सेबल पर्सन. इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ टैक्सेबल पर्सन. पहला जो केस था उसमें सिर्फ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज था. कोई भी पर्सन, चाहे वो टैक्सेबल पर्सन हो चाहे वो नॉन टैक्सेबल पर्सन हो, कोई पर्सन हमारा इंपोर्ट कर सकता था. लेकिन यहाँ पर क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ टैक्सेबल पर्सन है कि टैक्सेबल पर्सन ही इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन. फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन इसका क्या मतलब है कि जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रही हैं, जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रही हैं वो किससे हो रही हैं, किसी रिलेटेड पर्सन से हो रही है. तो रिलेटेड पर्सन से हो रही है तो वहां पे हो सकता है कंसिडरेशन हो भी, वहां पर कंसिडरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, या पार्शियल कंसिडरेशन हो सकता है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हो सकता है, कुछ भी केस हो सकता है. ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं दैट शुड बी बाय अ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर इस्टेब्लिशमेंट्स आउटसाइड इंडिया, या उसके और कोई इस्टेब्लिशमेंट हैं फ्रॉम एनी अदर इस्टेब्लिशमेंट्स आउटसाइड इंडिया. आउटसाइड इंडिया मतलब इंडिया के बाहर उसका कोई अपना ही इस्टेब्लिशमेंट है जिससे वो सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहा है. ठीक है, तो वो भी क्या आएगा, इस प्रोविजन के दायरे में आएगा. बट यहां पर कंसिडरेशन तो जरूरी नहीं है. It can be for consideration or for without consideration, but in course or furtherance of the business. In the course or furtherance of business. Furtherance of business. इसका क्या मतलब है कि वो जो सर्विस हो रही हैं वो कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए. कंसिडरेशन है नहीं है दैट इज इमैटेरियल, लेकिन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी. प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. पहले जो मैंने डिस्कस किया था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का केस था, वहां पर मैंने सिर्फ कहा था कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रहा है. वहां पर मैंने कोई रिलेटेड पर्सन किसी कुछ की बात नहीं की थी. वहां पर मैंने कहा था कंसिडरेशन होना जरूरी. किसी भी मिस्टर एक्स वाई जेड किसी से भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं बट वहां पर कंसिडरेशन होना जरूरी था. वहां पर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी था. उसको हम अपने पर्सनल पर्पस के लिए भी कर सकते हैं, अपने पर्सनल हाउस के इंटीरियर के लिए कर सकते हैं, मतलब कोई भी पर्सनल पर्पस के लिए कर सकते हैं. दैट कैन बी और कैन नॉट बी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. वहां पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कंसिडरेशन होना जरूरी है. लेकिन यहां पर केस क्या है, यहां पर केस है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज शुड बी देयर बाय अ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन with or without consideration and from any other establishment outside India in the course or furtherance of business. मतलब क्या है वहां पर furtherance of business क्या है, होना जरूरी है. Then this will be the case of supply. तो उसको हम supply treat करेंगे और हम उसको उस पर हम GST पे करेंगे. तो आई होप कि ये सारे प्रोविजंस आपको जो है क्लियर हो गए होंगे कि सप्लाई हम कैसे ट्रीट करेंगे. Now, necessary elements that constitute supply. Necessary elements. Necessary elements की हम बात करते हैं कि भी वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको सप्लाई में होना, मतलब अगर ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं देन ओनली वी विल से दैट दिस इज सप्लाई, अदरवाइज दैट इज नॉट योर सप्लाई. तो पहला क्या है, पहला तो है द एक्टिविटी इन्वॉल्व सप्लाई ऑफ गुड्स. The activity involves supply of goods or services or both. G मतलब goods, S stands for services, B stands for both. इसका क्या मतलब है कि जो सप्लाई हो रही है that supply should be of goods or of services or both. goods की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि goods किसको कहते हैं. ठीक है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स होना चाहिए, सर्विसेज होना चाहिए या बोथ होना चाहिए. दूसरा क्या है, वहां पर कंसिडरेशन होना जरूरी है. वहां पर कंसिडरेशन होना जरूरी है. कुछ केसेस में कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है, जो हमने शेड्यूल 1 पढ़ा है, तो वहां पर कंसिडरेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने उसको डिस्कस कर लिया है. लेकिन जनरल केस में क्या है, कंसिडरेशन होना जरूरी है. तीसरा क्या है, द सप्लाई शुड बी मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. इसका क्या मतलब है कि जो हम सप्लाई कर रहे हैं दैट सप्लाई शुड बी इन कोर्स और फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. हमें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए
हम अपना वो सप्लाई कर रहे हैं, देन ओनली इट विल बी योर सप्लाई। अगर किसी पर्सनल पर्पस के लिए कर रहे हैं या कोई और पर्पस है, वहां पे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, वन टाइम सप्लाई है, तो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई एक्सेप्ट फ्यू केसेस। जैसे कि मैंने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का केस पढ़ा था, तो उस केस को छोड़ करके बाकी केसेस में, इन जनरल केसेस, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा क्या है? दैट शुड बी मेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। दैट शुड बी मेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी होना चाहिए, मतलब कि इंडिया में होना चाहिए, इंडिया के बाहर नहीं होना चाहिए। जो सप्लाई हो रही है दैट शुड बी मेड इन इंडिया, दैट शुड नॉट बी मेड आउटसाइड इंडिया। बाकी जो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो एक्सपोर्ट के केस में हम अलग से पढ़ेंगे। एक्सपोर्ट में हमारा जो है वो अलग से केस है, उस पर जीरो रेटेड सप्लाई हमारी होती है। ठीक है, उसको हम जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं। फिर क्या है? सप्लाई इज अ टैक्सेबल सप्लाई। जो सप्लाई हम कर रहे हैं दैट शुड बी योर टैक्सेबल सप्लाई, मतलब कि वो एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या है? एग्जेम्प्ट सप्लाई जैसे कि जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पेट्रोलियम है या टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, तो ये हमारे टैक्सेबल, मतलब कि ये जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, इन पे अलग से टैक्स है, तो दैट सप्लाई शुड बी ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। फिर क्या है? द सप्लाई इज मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन, मतलब जो सप्लाई हो रही है वो सप्लाई शुड बी मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। अगर कोई टैक्सेबल पर्सन उसको कर रहा है सप्लाई, देन ओनली। अगर सपोज दैट मैं हूं या मिस्टर रानू है, ही इज नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, इनके पास कोई जीएसटी नंबर नहीं है, तो अगर ये सप्लाई कर भी रहे हैं, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए भी कर रहे हैं, कंसिडरेशन के लिए भी कर रहे हैं, सब कुछ है वहां पर, लेकिन क्योंकि इनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, ही इज नॉट अ टैक्सेबल पर्सन, तो वो हमारी सप्लाई क्रिएट नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। रजिस्टर्ड पर्सन शुड बी देयर, टैक्सेबल पर्सन शुड बी देयर। टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या है? ही शुड एक्वायर द जीएसटी नंबर या रजिस्ट्रेशन। सिंपली हम उसको क्या बोलेंगे? रजिस्ट्रेशन बोलेंगे। ठीक है, बाकी गुड्स एंड सर्विसेज जो है, हमने गुड्स की डेफिनेशन जो है वो एक्सप्लेन की है कि गुड्स में हमारे क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ सप्लाई। टाइप्स ऑफ सप्लाई, टाइप्स ऑफ सप्लाई में बहुत तरीके की सप्लाई है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ कुछ टाइप्स ऑफ सप्लाई करेंगे। टाइप्स ऑफ सप्लाई में देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सप्लाई। जैसे पहला डिवीजन क्या है? टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई। नाम से ही पता चला है, टैक्सेबल सप्लाईज आर दो सप्लाईज विच आर टैक्सेबल अंडर दिस एक्ट, एग्जेम्प्ट सप्लाईज आर दो सप्लाईज विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर दिस एक्ट। दूसरा है इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट का मतलब क्या है? इंटर स्टेट मतलब विद इन स्टेट, और इंटर स्टेट का मतलब क्या है? बिटवीन द स्टेट। सपोज महाराष्ट्र से दिल्ली या दिल्ली से राजस्थान या राजस्थान से यूपी, बिटवीन द स्टेट्स अगर कोई सप्लाई हो रही है तो दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट। और इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है? कि विद इन स्टेट, मतलब दिल्ली से ही दिल्ली में, या राजस्थान में ही जयपुर से उदयपुर से जोधपुर, मतलब विद इन स्टेट वो क्या है? सप्लाई हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट सप्लाई। थर्ड डिवीजन क्या है? जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई हम बाद में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि जीरो रेटेड सप्लाई क्या है। जीरो रेटेड सप्लाई वो सप्लाई होती है जिसपे हमारा जो जीएसटी रेट है दैट इज 0%, जो कि हमारा एक्सपोर्ट या स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए हमारी जीरो रेटेड सप्लाई होती है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। चौथा जो हमारा है दैट इज मिक्स्ड एंड कॉम्पोजिट सप्लाई। कॉम्पोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई, ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि कंपोजिट और मिक्स सप्लाई क्या होता है। तो कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई हम इसको देखेंगे कि कंपोजिट और मिक्स सप्लाई क्या होते हैं। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट सप्लाई? व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट सप्लाई? तो कंपोजिट सप्लाई वो होते हैं, कंपोजिट सप्लाई आर दो सप्लाईज तो कंपोजिट सप्लाई क्या होती है? कंपोजिट सप्लाई इज अ सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट consisting of two or more taxable supplies of goods or services or both। इसका क्या मतलब है?
कंपोजिट सप्लाई की जब भी हम बात करेंगे तो इट इज अ सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट कंसिस्टिंग ऑफ two or more supplies, two or more supplies or any combination thereof which are naturally bundled and in supplied in conjunction. इसका क्या मतलब है? They are naturally bundled and they should be supplied together. वहां पर क्या है? जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लैपटॉप. तो अगर हम लैपटॉप परचेज करेंगे तो लैपटॉप के साथ साथ मुझे उसका चार्जर भी लेना है, लैपटॉप के साथ साथ मुझे उसका क्या कहते हैं कि उसकी गारंटी या वारंटी भी लेनी है, ठीक है. उसके साथ साथ मुझे उसके विंडोज़ भी परचेज करने हैं मैंडेटरी बेसिस पे, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें क्या है कि अगर मैं लैपटॉप ले रहा हूँ तो लैपटॉप के साथ ये सारी चीज़ें मुझे मैंडेटरी बेसिस पर लेनी ही लेनी हैं. तो दे आर नेचुरली बंडल्ड एंड सप्लाइड इन कंजंक्शन. They are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is a principal supply. ये क्या है? हमारी principal supply है और इसके साथ साथ ये क्या है? naturally bundled supply है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? composite supply बोलते हैं. It means that in a composite supply, goods or services are or both are bundled owing to natural necessities. ये हमारी नेचुरल नेसेसिटी है कि हमें सारे गुड्स क्या हैं? साथ ही लेने हैं. अलग अलग उन गुड्स को हम परचेज, ऐसा नहीं कि हमने आज चार्जर लिया है, लैपटॉप 1 साल बाद लेंगे, या लैपटॉप ले लिया है, चार्जर बाद में लेंगे. नहीं, लेंगे तो साथ में लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, ठीक है. तो इसकी टैक्सेबिलिटी ये सेक्शन 8 में डिफाइंड है. कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 8. टैक्सेबिलिटी की हम उसको कैसे टैक्स करते हैं, उस पर कैसे टैक्स चार्ज करता है. तो इन दिस केस भाई चार्जर भी लिया है, गारंटी वारंटी भी ली है, वारंटी भी ली है, इसका अलग कुछ रेट होगा जीएसटी का, इसका जीएसटी रेट अलग होगा. तो इन दिस केस जो रेट एप्लीकेबल होगा वो जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट है लैपटॉप, इस प्रिंसिपल प्रोडक्ट का जो रेट होगा, जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट है, तो प्रिंसिपल प्रोडक्ट का जो रेट होगा उस रेट पर हमारा क्या है? जीएसटी चार्ज होगा. जीएसटी इज चार्जेबल एट द रेट ऑफ प्रिंसिपल प्रोडक्ट. तो कंपोजिट सप्लाई हमने क्या बताया कि नेचुरली बंडल्ड हैं, कंजंक्शन में हम नेचुरल नेसेसिटी है कि हमें उसको साथ में ही लेना है, अलग अलग हमें उसको हम यूज नहीं कर सकते या ले नहीं सकते हैं. फिर है मिक्स सप्लाई, और उसका टैक्सेबल कैसे, हम उसको टैक्स कैसे करेंगे? जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट है उसका जो रेट होगा दैट रेट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल प्रोडक्ट्स. अलग अलग रेट्स पे नहीं लेंगे हम, जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट है उसका हम क्या करेंगे? रेट लेंगे फॉर टैक्सेबिलिटी ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट है मिक्स्ड सप्लाई. नेक्स्ट है मिक्स्ड सप्लाई. मिक्स्ड सप्लाई क्या है? मींस टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज, टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज, इंडिविजुअल सप्लाईज, इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज. किसकी सप्लाईज? goods or services or both or any combination thereof made in conjunction with each other by taxable person for a single price. मतलब कि हम उसको एक सिंगल प्राइस के लिए हमने उसका एक बंडल बना लिया है, हमने उसका क्या किया? एक बंडल बना लिया है, ठीक है. बट सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई, ठीक है. वेयर सच सप्लाई फॉर सिंगल प्राइस, वेयर सच सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई. इसका क्या मतलब है? वो कंपोजिट सप्लाई नहीं होनी चाहिए, मिक्स सप्लाई. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट ये हमारा मेकअप बॉक्स है. अब या तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं बाजार जाऊं, लिपस्टिक अलग परचेज करूं, आईलाइनर अलग परचेज करूं, मस्कारा अलग परचेज करूं, काजल अलग परचेज करूं, ठीक है. तो इन सब का अलग अलग जीएसटी रेट्स होंगे. लेकिन एक दूसरा ऑप्शन मेरे पास है कि मैं एक मेकअप बॉक्स ले लूं जिसमें इन सारे प्रोडक्ट्स का एक बंडल बना दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है हमारी कन्वीनियंस के लिए और उसके सेलर की भी कन्वीनियंस के लिए. इसमें अलग अलग गुड्स के क्या है उसको उसने मिक्स कर दिया. इसमें लिपस्टिक भी प्रोवाइड किया है, इसमें आईलाइनर भी है, मस्कारा भी है, काजल भी है, फाउंडेशन भी है, और भी डिफरेंट मेकअप आइटम्स हैं जो हमको ज़रूरी हैं. तो हम क्या करेंगे? ये जो मेकअप बॉक्स है पूरा, जो कि क्या कहते हैं मिक्स सप्लाई, इसमें हमने क्या किया? 2 इंडिविजुअल सप्लाईज को या 2 और 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल सप्लाईज को जो कि इंडिपेंडेंट हैं
वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट सप्लाईज हैं। हमने उनका एक बंडल बना लिया है और उस बंडल को हमने क्या किया है, सेल किया है फॉर अ सिंगल प्राइस। अब या तो अलग अलग प्राइस के बदले, अब इनका अगर हम अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं तो मेरे लिए भी कन्वीनियंट नहीं था, खरीदने वाले के लिए कन्वीनियंट नहीं था। इसमें हमने क्या किया, एक सिंगल प्राइस पे हमने उनको सारा प्रोडक्ट का एक बंडल दे दिया, तो दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड सप्लाई। अच्छा, इसकी टैक्सेबिलिटी के क्या रूल्स हैं? टैक्सेबिलिटी के केस में यहाँ पे तो कोई प्रिंसिपल प्रोडक्ट नहीं है भाई, सभी इंडिपेंडेंट हैं, कोई भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, सभी क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। तो इन दिस केस टैक्सेबिलिटी जो होगी वो जिसका सबसे हाईएस्ट रेट होगा, सपोज दैट इसमें लिपस्टिक का है 5% है रेट, सपोज दैट, इट्स जस्ट सॉर्ट ऑफ एग्जांपल। आईलाइनर है उसका भी 5% है, मस्कारा है उसका 12% है, काजल है सपोज उसका 18% है। तो इन दिस केस ये जो काजल का रेट होगा, जो हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी है, इस रेट पर ये जो सिंगल प्राइस हमने परचेज किया था, सभी गुड्स जो है इसी पर्टिकुलर रेट पर क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। तो ये था केस हमारा मिक्स्ड सप्लाई का। तो सो आई होप नाउ कि आपको सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सप्लाई, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई क्या है, सप्लाई में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं करते हैं। कुछ हमने स्पेशल केसेस में एक्सेप्शंस पढ़े थे, फिर हमने एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई की एलिमेंट्स क्या क्या हैं सप्लाई के, फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सप्लाई पढ़े कि टाइप्स क्या क्या हैं, फिर उसके बाद हमने शेड्यूल्स पढ़े कि शेड्यूल 1 क्या है। अभी इसमें और भी शेड्यूल है, शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 3 है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस इट इन डिटेल कि शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 क्या है। सो आई होप कि दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। So guys, please, if this video is helpful for you, so please like, share and subscribe my channel and help me to grow my channel. Thank you and have a good day.